नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक का जो है सीटेट 2026 के लिए जो है सक्सेस मास्टर बुक का सीडीपी का जो है सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज चौथा अध्याय हम लेकर के हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया। इससे पहले अध्याय 1, 2, 3 का जो है वीडियो आपको मिल चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक लेकर के हैं, जिससे 2 नंबर जो है आपका पक्का रहता है। ठीक है, ये सीडीपी में 2 नंबर पक्का रहता है। और जो है आपको ईवीएस के पैडागोजी में, मैथ के पैडागोजी में, हिंदी के पैडागोजी में भी एक काम आता है। ठीक है, तो आज एक धमाकेदार सीरीज लेकर के आए। आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और शेयर कर दें दोस्तों को भी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस। चलिए, इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। चलिए देखते हैं पहले समाजीकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांत। ठीक है, पहले जानेंगे समाजीकरण क्या है, समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये भी जानेंगे ऊपर। सबसे पहले देख लीजिए, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, समाज से ही सभी चीज सीखता है वो। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। सही बात है, बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज नहीं रहेगा, उसका सामाजिक विकास सही ढंग से नहीं होगा। समाज में जाके ही भाषा का विकास अच्छे से कर पाता है, उसके नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, बहुत सारा विकास जो है समाज के ऊपर डिपेंड है। तो अगर समाज में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, अगर समाज नहीं है तो बिना समाज का किसी भी मनुष्य के लिए जो है सर्वांगीण विकास करना जो है संभव नहीं है। समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन के से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। यथा जैसे परोपकार करना, यानी किसी का मदद करना, आत्मनिर्भर होना, खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट होना, खुद से कोई चीज करना, सभ्य एवं सुशील बनना इत्यादि, ये सभी चीजें समाज में सीखता है। और देखिए, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार को सीखता है, धर्म को जानता है, संस्कृति के बारे में जानता है, मानवीय मूल्यों के बारे में जानता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें जानता है। नैतिकता इत्यादि के बारे में सीखता है। कहाँ पे सीखता है? समाज में। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें आगे हम पढ़ेंगे प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, गौण समाजीकरण, दोनों पढ़ेंगे। उसमें जानेंगे परिवार कौन सा समाजीकरण है, और समाज और समुदाय कौन सा समाजीकरण है, विद्यालय कौन सा समाजीकरण है, पास पड़ोस कौन सा समाजीकरण है। ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अब देख लीजिए, रॉस महोदय क्या कहते हैं? समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम, यानी हम की भावना का विकास करता है। कौन सी? हम की भावना का विकास करता है कि हम जो है समाज में जो है, हम समाज में जो है, हम यानी कि अपना ईगो जो है उसके अंदर लाता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, हमारा ये समाज है, हम यहाँ से सारा चीज सीख सकते हैं। उसमें उनमें जो है एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास होता है। ठीक है, अपने अंदर एक विश्वास आता है कि हम एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में हम जो है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन सा कार्य कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां से उसके अंदर की इच्छा जागृत होती है। ये रॉस महोदय के अनुसार कहा गया है। इसके अनुसार, रॉस महोदय के अनुसार। अब किम्बल यंग के अनुसार क्या है समाजीकरण? पूछा भी गया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। यहाँ पे किम्बल महोदय क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है। समाज जो होता है संस्कृति से परिपूर्ण होता है, सभ्यता से परिपूर्ण होता है, उसका अपना जो है जो है अपना एक, प्रत्येक समाज का अपना एक संस्कृति होता है, सभ्यता होता है। ठीक है, उस समाज में मनुष्य जो है प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों के सदस्य बनता है। अलग अलग तरह के जो समूह होते हैं समाज में, उसके क्या होते हैं? सक्रिय सदस्य बनते हैं, तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। हम समाज में जाएंगे तो समाज का क्या मूल्य है, उसका क्या रीति रिवाज है, उसकी क्या सभ्यता है, संस्कृति है, इन सारी चीजों को देखेंगे और फिर अपने अंदर उस चीज को
मानेंगे, ठीक है, करेंगे और उस चीज के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, तो ये किम्बलयंग महोदय कहते हैं। अब देख लीजिए समाजीकरण के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं। समाजीकरण के सिद्धांत में देख लीजिए, समाजीकरण के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। ये देख लीजिए, एक है स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण अर्थ से ही है, स्व यानी खुद, और दर्पण का मतलब होता है आईना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वदर्पण में ये कूले महोदय के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया है, जिसमें इसके अनुसार सामाजिकरण जो होता है वो सामाजिक अंतः क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, एक मानव जो होता है वो समाज में रह करके अंतः क्रिया मतलब सभी की भागीदारी। ठीक है, सभी की आपस में मिलकर भागीदारी। ठीक है, समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचना विकसित होती है। ये कूले महोदय कहते हैं। कूले के समाजीकरण में प्राथमिक समूह में आता है परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है। ये कौन कहे? कूले महोदय। कूले महोदय प्रथम पाठशाला किसे कहें? परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल समूह इत्यादि जो मानव स्वभाव को विकसित करने की क्या है? ये प्रथम पाठशाला। ये स्वदर्पण का सिद्धांत कहता है बालक जो है अपने समाज में जो है खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जो है जान पाता है। आईना मतलब समाज को देख करके वो अपने अपने बारे में जानता है, अपने बारे में सीखता है कि हम जो है क्या हैं। ठीक है, अब देख लीजिए मैं और मुझे का सिद्धांत क्या कहती है। ये मीड महोदय के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के जनक कौन है? मीड महोदय है। ठीक है, इनके मतानुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। ठीक है, हम अपनी भूमिका को जो है निर्वाह करते हैं, समाज में हम अपना योगदान देते हैं। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव जो है पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे बालक समाज में जो है ये जानता है कि हमारा जो बात है या व्यवहार है वो दूसरे मनुष्य पर जो है, समाज के दूसरे प्राणी पर कैसा उसका इफेक्ट पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये जानता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है एवं उनका समाजीकरण तीव्र गति से आरंभ होता है। समझ गए? यानी मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मैं क्या हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सारी चीजें जो है ये समाज में ही बच्चों में आता है। इस प्रकार से उसमें मुझे की भावना का विकास होने लगता है। जैसे मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधि से और प्रभावित होने लगता है। मैं और मुझे का मिश्रित रूप है स्व यानी खुद। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि पृथक। मैं और मुझे जो एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, न कि ये पृथक यानी अलग अलग नहीं। मैं और मुझे के बाद उसमें स्व की भावना आती है कि मैं जो है कुछ कर, मैं अपने बारे में तब पता चलता है कि हम समाज में हमारा व्यवहार क्या है, हम दूसरों को किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं और मुझे के सिद्धांत में आता है, जो मीड महोदय के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी समूह में जो है अपनी भागीदारी देना। इसमें देख लीजिए, इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खिम है। कौन है? दुर्खिम। इसके अनुसार कथनानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रति प्रगतिशील अवस्था में होती है। यानी प्रत्येक समाज की अपनी विचारधारा होती है, मूल्य होता है, भाव होता है, विश्वास, आदर्श, संस्कार और मान्यता, ये प्रगतिशील अवस्था में होती है, हमेशा चलते रहती है। ठीक है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। जो भी चीजें समाज का नियम है, कानून है, विचारधारा है, उसका जो विश्वास है, आदर्श है, संस्कृति है, ये जो है सब प्रगतिशील होते चलते रहती है। और उसको समाज में जो भी मनुष्य रहते हैं, जो भी आदमी रहते हैं, उसके द्वारा उस नियम कानून की मान्यता मिली रहती है। ठीक है, जिसे बालक देख करके सीखता है और उसे आगे बढ़ाता है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है, देख कर सीखता है, और इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, यही है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, यानी सभी एक दूसरे से समाज में सीखता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक।
किसी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है, जो इस प्रकार है। पहला है पालन पोषण। ठीक है, पालन पोषण, इसमें क्या है, बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण यानी देखरेख। जिस प्रकार वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है, यानी जैसा वातावरण उसको मिलता है प्रारंभिक जीवन में, तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी अनुसार बालक की भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ वास्तविक और व्यवस्थापित नहीं कर पाता है। यानी कि बच्चा का जब अगर पालन पोषण एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे माहौल में अगर नहीं होता है, तो वो समाज के जो भी नियम कानून है उसको चैलेंज करेगा और उसे व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाएगा, और उसको जो है समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए पालन पोषण बच्चों को जो है सही ढंग से करना जरूरी है। जिससे क्या होता है, उसका समाजीकरण का विकास होता है, और समाजीकरण का विकास होगा तो और सारा विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक में हो गया पालन पोषण समाजीकरण को प्रभावित करता है। उसके बाद है सहानुभूति। सहानुभूति सिंपैथी भी बालक को जो है समाजीकरण पर प्रभाव डालता है। यानी पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें बालकों के साथ एक अच्छे दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। ठीक है, अपनत्व यानी कि अपनेपन का भाव आता है, और सभी के साथ वो अच्छा से व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है तथा जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। ठीक है, इसके मतलब अगर बच्चों में अपनत्व की भावना आता है तो जिसके परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे से भेदभाव करना सीख जाता है। ठीक है, अगर अच्छे से सहानुभूति नहीं मिले तो वह जो है किसी से भेदभाव करना सीख लेगा, लेकिन जिससे अधिक लाड़ प्यार मिलेगा उससे जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा। बच्चों में होता है, देखिएगा कि जिस बच्चे को आप ज्यादा लाड़ प्यार करिएगा वो आपके साथ ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा, लेकिन जो उससे नहीं करता है उसके साथ वो उस तरह से व्यवहार नहीं करता है। अगला है सामाजिक शिक्षण। सोशल टीचिंग में देख लीजिए, सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे में ध्यान देने की बात है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है। ठीक है, जहाँ पर बालक माता पिता भाई बहन तथा अन्य सदस्यों के खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिक शिक्षण मतलब समाज का जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सामाजिक शिक्षण का आरंभ कहाँ से करता है, परिवार से करता है। प्राथमिक पाठशाला परिवार है, जहाँ पे बालक अपने मम्मी पापा को देखता है, भाई बहन को देखता है, बड़े सदस्यों को देखता है, जिससे खाना पीना रहन सहन उसके व्यवहार के बारे में इन सारी चीजों की शिक्षा जो है ग्रहण करता है समाज में। एक चोर बच्चा बनता है, एक जो है बदमाश बच्चा बनता है, वो भी समाज से ही बनता है, परिवार से ही बनता है। परिवार में ही पहले उसको इस तरह का वातावरण मिलता है जिससे वो समाज में उस तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, अब है पुरस्कार एवं दंड। बालक में के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड की भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे जब बालक समाज में आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा होता है, अगर समाज में बालक जो है अच्छा व्यवहार करे, सभी के साथ अच्छे से बात करे, सामाजिक काम में मदद करे, तो इससे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, समाज में मिलता ही है, जब सामाजिक कार्य में मदद करते हैं, समाज में ऐसा काम करते हैं जो सभी के लिए प्रशंसनीय हो, तो उसमें उसको पुरस्कार मिलता है। लेकिन वही जब उसके विपरीत करता है, कुछ असामाजिक व्यवहार करता है, जैसे किसी के मारपीट कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया, तो इससे उसको दंड मिलता है और समाज में जो है इसका सामना करना पड़ता है, जिससे भय से वह ऐसा कार्य फिर दोबारा नहीं करता है। ये पुरस्कार एवं दंड मिलना शुरुआत में जरूरी रहता है। ठीक है, जिससे क्या सही और क्या गलत है इसका पता उसे चलता है। अब है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज प्रक्रियाएं यानी क्रियाएं व क्षमताएं। ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वंशानुक्रम से भी प्राप्त होती है, पूर्वजों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे वंशानुक्रम जो है बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर मंद बुद्धि माता पिता है तो बच्चे भी मंद बुद्धि टाइप के हो जाते हैं, ऐसा जो है प्रभाव करता है वंशानुक्रम। लेकिन अच्छा वातावरण दिए
तो उसमें सुधार आ सकता है। ठीक है, ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये सभी तत्व। अब देखते हैं परिवार। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, आपको पता है। परिवार बालक के समाजीकरण में परिवार की प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। सही बात है। जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए जो है प्रेम का भाव सीखता है, सहानुभूति सीखता है, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं को एवं विश्वासों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। जैसे अगर हमारे घर में जो है भगवान का कोई पूजा हो रहा है, छठ कर रहे हैं, तो बच्चा ये देखते देखते अगर फिर उसका दायित्व आता है तो वो भी उस चीज को करता जाता है। ठीक है, जो मान्यताओं और विश्वास जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो चीज हम भी करते जाते हैं। यही हम परिवार से सीखते हैं। अगर हमारे बड़े जो हमसे बड़े सदस्य हैं उसका अनुकरण हम करते हैं, अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम अच्छा व्यवहार सीखेंगे, गलत कर रहे हैं तो हम गलत व्यवहार सीखेंगे। अब है पास पड़ोस। पड़ोस देख लीजिए, पड़ोस भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। ठीक है, जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपने संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में भी रहता है। ठीक है, जिससे सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे हम अपने परिवार से तो सीखते ही हैं, उसके बाद हम परिवार से निकल के समाज में जाते हैं, समाज पहले आस पड़ोस में फिर समाज में जाते हैं, तो आस पड़ोस भी हमारे समाजीकरण को प्रभावित करता है। हम उससे भी कुछ सीखते हैं। हमारे परिवार की जो मान्यता है वो और बगल के पड़ोस की मान्यता है उसको भी हम सीख जाते हैं, क्योंकि वो हमें समाजीकरण में प्रभावित करता है, क्योंकि हम अनुकरण करके देखते हैं और उस चीज को हम जो है करते हैं। तो ये चीजें भी हम सीखते हैं पास पड़ोस से। ठीक है, अब एक अच्छा पड़ोसी मिल गया। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, विकास व्यक्तित्व के विकास पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर पड़ोस खराब रहा तो बालक के बिगड़ने की संभावना होती है। ठीक है, यही कारण है कि अच्छे परिवेश के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं, ये कहावत है। ठीक है, क्योंकि संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत। संगति अगर अच्छा रहेगा तो हमारा गुण जो है अच्छा होगा, लेकिन संगति अगर खराब हो जाएगा तो हमारा गुण भी जो है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब स्कूल, स्कूल में देख लीजिए, स्कूल परिवार तथा पड़ोस के बाद बच्चा स्कूल ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल के विभिन्न परिवारों के बालक जो है शिक्षा प्राप्त करने आता है। विभिन्न जाति धर्म के बच्चे आते हैं, सभी की संस्कृति अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे विद्यालय में आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। यानी स्कूल में विभिन्न तरह के पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं तो सभी का सामाजिक स्तर अलग अलग होता है, तो वो वहाँ पर जो है सभी से जो है कुछ न कुछ सीखता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शों व मूल्यों का ज्ञान होता है, यानी किताबी ज्ञान होता है। किताबों से भी हमें हमारे रीति रिवाज के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में हम सीखते हैं अपनी किताब से भी। वहीं दूसरी ओर अपने उनके स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। ठीक है, विभिन्न समाज विद्यालय में भी अलग अलग तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इससे भी हमारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक गुणों का विकास होता है। चलिए, स्कूल जो है बच्चों को बहुत ही प्रभावित करता है। अब है बालक के साथी। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। उसके वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी बालक के साथी भी जो है अगर अच्छा है तो उसके साथ जो है हम जात पात इस सब से ऊपर उठ करके इन चीज़ों को सीखते हैं कि हम भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हमें सहानुभूतिपूर्ण रहनी चाहिए। ठीक है, अंतःक्रिया यानी एक दूसरे बालक में जो है क्या होता है, अपने सामाजिक गुणों की आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला है समुदाय।
कम्युनिटी देखो, बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज का देख लीजिए क्या प्रभाव है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। प्रत्येक समाज की अपनी मान्यता होती है, अपनी संस्कृति होती है, जो अपने अगले पीढ़ी को देना चाहता है, जो बच्चे नए नए होते हैं उसको देना चाहता है। इन साधनों के अंतर्गत जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं अन्न एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्व धारणाएं इत्यादि आती है। ये सभी चीजें जो है समाज में बच्चे सीखते हैं, देखते हैं और आगे स्थानांतरित करते हैं, आगे उसको बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए धर्म। धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार होते हैं, परंपराएं, आदर्श तथा मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व एवं समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह सभी बातों का स्वाभाविक रूप से सीखता है। यानी कि बच्चे को धर्म भी जो है समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तरफ निभाता है। जैसे प्रत्येक धर्म का जो है, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग, ईसाई का अलग, सभी का अलग अलग अपना जो है क्या है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, संस्कार हैं। तो इसको बच्चे देखते हैं और फिर सीखते हैं। ठीक है, तो ये था समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। अब जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे समाजीकरण के प्रकार के बारे में। ठीक है, समाजीकरण के प्रकार जानेंगे और भी आगे हम जानेंगे समाजीकरण की अवस्थाएं जानेंगे। फिर उसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।